वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की पहले दूसरी क्लासेस हो चुकी हैं, इसलिए आज जो है इसका लास्ट टॉपिक हमने उठाया हुआ है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डायरोटिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो पीपल है नए, प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोस है आपको सही टाइम पे मिलते रहें। सो गाइस हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, राइट। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले एजेंट, राइट। सबसे पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है कि हार्ट में कैल्शियम का रोल क्या होता है, ठीक है, तभी हम यहाँ पर बात कर पाएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा। तो जो कैल्शियम होता है, तो हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, दैट इज द मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। मायोकार्डियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ पुश आउट होता है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से और हार्ट रेट दोनों को मिला के हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम जो होता है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। अब यदि हाइपरटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन के केस में हमको थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम करना होगा, इसलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम चैनल कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो कैल्शियम चैनल के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिव, सेकंड है रिसेप्टर ऑपरेटेड और थर्ड है लीड चैनल। ओके, वोल्टेज का मीनिंग है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें वोल्टेज वाला टर्म कहीं ना कहीं आने वाला है। ओके, तो ये स्टिमुलेट कब होता है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और इसके तीन टाइप्स होते हैं, एल टाइप, टी टाइप और एन टाइप। सेकेंड है रिसेप्टर ऑपरेटेड। रिसेप्टर ऑपरेटेड जो है एक्टिवेटेड बाय द एड्रेनालिन एंड अदर एगोनिस्ट। तो एड्रेनालिन और जो दूसरे इसके कंजेनर है, एगोनिस्ट है, वो उसको स्टिमुलेट करते हैं। लीक चैनल, लीक चैनल का मतलब है कि जो कैल्शियम है कुछ चैनल से, कुछ कैल्शियम चैनल से लीक आउट होता रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सम कैल्शियम इज लीक्ड एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन एंड पम्प्ड आउट थ्रू द कैल्शियम एटीपीज पंप। तो कुछ लीक होता रहता है कैल्शियम, जिसको कि कैल्शियम एटीपीज पंप के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, पंप आउट कर दिया जाता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कैल्शियम जो होता है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें कई सारी ड्रग्स आती हैं, जिसमें वेरापेमिल आता है, डिल्टियाज़ेम आता है, बाकी पूरी डिफेंस वाली जो कैटेगरी है वो आती है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। तो हम यहाँ पे कुछ ड्रग के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली है वेरापेमिल, ठीक है। वेरापेमिल क्या करती है, एल टाइप का जो कैल्शियम चैनल होता है उसको ये ब्लॉक कर देती है, उसकी और उसकी रिकवरी को डिले करती है, मतलब जल्दी वो अपनी पोजीशन में वापस भी नहीं आएगा, तो ये लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट शो करती है। द बेसिक एक्शन ऑफ वेरापेमिल इज टू डिप्रेस कैल्शियम मीडिएटेड डिपोलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो वेरापेमिल होता है ये कैल्शियम मीडिएटेड डिपोलाइजेशन, मतलब कैल्शियम मीडिएटेड जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो डिपोलाइजेशन हो रहा है उसको ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है, या उसको डिप्रेस कर देगा। तो ये वेरापेमिल का मैकेनिज्म है। यहाँ मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डायग्रामेटिक या डायग्राम के थ्रू यहाँ समझा रखा हुआ है कि आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल यहाँ प्रेजेंट है। ओके, जैसे ही ओपन होगा तो कहाँ जाएगा, कैल्शियम कार्डियक मसल्स में जाएगा और कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्ड होगा। ओके, हमें यहाँ क्या देना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है। तो कहाँ वर्क करेगा, डेफिनेटली कैल्शियम चैनल पे करेगा। तो यहाँ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो है उसको ब्लॉक करता है वेरापेमिल। ओके गाइज, तो ये बहुत ही मतलब इजी मैकेनिज्म है। तो उसको आप एज अ पैराग्राफ ना लिखते हुए इस टाइप से आप वन बाय वन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ओके, एलिमिनेशन, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो जो चीज़ें एप्लीकेबल है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वेरापेमिल का, मोर देन 90% ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड वेरापेमिल इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, जितना भी आपने टेबलेट खाया है उसमें से 90 से ज़्यादा परसेंट जो वेरापेमिल है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है ना वो ज़्यादा है, 70 से 98% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फ्री ड्रग का कंटेंट है वो थोड़ा कम रहेगा। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली लीवर में ही होने वाला है थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म। एलिमिनेशन, approximately 70% of an administered dose is excreted as metabolite in urine
and more than 60% in the feces, right? अधिकतर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं करीब 70% डोज का वो यूरिन के थ्रू जाते हैं और मोर देन 16% ये फीसेस के थ्रू जाते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट है इसमें कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड है नोसिया, थर्ड है फ्लशिंग, डिजीनेस, हार्ट फेलियर, एवी ब्लॉक, साइनस नोड डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस की। इसमें हाइपरटेंशन में यूज होता है इसका, कार्डियक अरिथमिया में होता है और हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं, इससे कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो यहाँ पर 3 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिए गए हैं, वेरापेमिल, निफेडेपिन और डिल्टियाजिम। इनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चैनल ब्लॉकिंग एक्शन की। चैनल ब्लॉकिंग एक्शन का मतलब होता है कि कौन कितने अच्छे से चैनल को ब्लॉक कर पा रहा है, जिसमें वेरापेमिल जो है इसके +2 नंबर है, निफेडेपिन के +3 नंबर है और डिल्टियाजिम के +1 है। इसका मतलब है कि जो निफेडेपिन है इसका ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। सेकेंड है चैनल रिकवरी रेट। अब जो ब्लॉक हो गया वो तो ठीक है, बट जब रिकवरी होने लगी तो कौन सबसे फास्ट रिकवरी देता है, वो देता है आपका वेरापेमिल। ओके, निफेडेपिन बिल्कुल नहीं देता और डिल्टियाजिम केवल 1%। ओके, तो वेरापेमिल के कंपैरिजन डिल्टियाजिम जो है ये आधा वर्क करता है। कार्डियक इफेक्ट की बात करते हैं, तो कार्डियक इफेक्ट में हार्ट रेट वेरापेमिल की वजह से कम होता है जबकि निफेडेपिन की वजह से बढ़ता है और डिल्टियाजिम की वजह से कम होता है। एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन में वेरापेमिल की बात करें या डिल्टियाजिम की बात करें, दोनों में एवी कंडक्शन स्लो ही होगा और यहाँ पर अभी अननोन है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ये नॉर्मल भी रह सकती है या घट भी सकती है वेरापेमिल की केस में। निफेडेपिन में कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, डिल्टियाजिम में पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। इस तरह से कार्डिक आउटपुट की यदि बात करते हैं तो उसमें वेरापेमिल में कम होगा, निफेडेपिन बढ़ेगा, डिल्टियाजिम में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो गैस ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूजर्स की। तो वेरापेमिल का यूज एरिथमिया में होता है, एंजाइना में होता है और हाइपर टेंशन में किया जाता है। इसके अलावा निफेडेपिन का एंजाइना हाइपरटेंशन में है और डिल्टियाजिम का अगेन एंजाइना हाइपरटेंशन और एरिथमिया में यूज होता है। ठीक है गैस, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स मींस डायूरेसिस का होना। अब डायूरेसिस जो होगी इससे क्या बाहर जाएगा, डेफिनेटली वाटर का वॉल्यूम जाएगा, वाटर के साथ जो सॉल्ट होता है वो भी बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, अब इसमें जो ड्रग्स आती है डायूरेटिक्स के अंदर वो होती है थायाजाइड्स। ठीक है, थायाजाइड जो है ये कहलाता है कि अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म की थी हम बात करें, डायरेटिक्स होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, ओके, प्लाज्मा से इसको कम कर देते हैं। ओके राइट, और 5 से 15% तक इसको कम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। इसके अलावा यदि सब्सक्वेंटली कंपनसेटरी मैकेनिज्म रीगेन द सोडियम बैलेंस। ठीक है, अब जैसे ही बॉडी से सोडियम का परसेंटेज कम होगा वैसे ही बॉडी का ऑटो रेगुलेट मैकेनिज्म सोडियम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो कार्डिक आउटपुट है फिर से रिस्टोर होने की कंडीशन में आ जाएगा। राइट, बट अभी भी जो फॉल इन बीपी हो रहा है ना, जब ड्यूरेशन चल रही है हमारी ट्रीटमेंट की तो उस समय जो बीपी फॉल हो रहा है ये मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंट होता है ये धीरे धीरे यहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है। ये जैसे ही कम होगा ब्लड का फ्लो प्रॉपर होने लगेगा, बीपी कम हो जाएगा। राइट, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ द ड्रग लॉस्ट व्हेन द सॉल्ट इज टेकन। अब यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, ठीक है, यदि सॉल्ट ले लिया जाता है तो इसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई सीलिंग डायबिटीज की। हाई सीलिंग जो है इसमें फ्यूरोसमाइड ड्रग आती है और ये प्रोटोटाइप ड्रग होती है और स्ट्रॉन्ग डायबिटिक्स है, बट यदि कंपेयर करें थायराइड से तो वीकर डायबिटिक्स है। राइट, मैकेनिज्म इसका ईसीएफ और कार्डिक आउटपुट पे ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर इंडिकेटेड इन द हाइपरटेंशन ओनली व्हेन इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय फॉलोइंग। ठीक है, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तभी इसको यूज करना चाहिए। और कॉम्प्लिकेटेड होता क्यों है, पहला रीजन है जब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है,
और थायराइड इनइफेक्टिव हो जाता है। ओके, उस कंडीशन में आप हाई सेलिन डायोडिस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है रेजिस्टेंट टू कॉम्बिनेशन रेजिमेंट कंटेनिंग थायराइड। अब ऐसा कोई प्रिपरेशन जिसमें थायराइड प्रेजेंट हो और वो रेजिस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमको यहाँ सेलिन डायोडिस यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायोडिस की। पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब पोटेशियम को स्पेयर करके रखना, पोटेशियम को बचा कर रखना, राइट। तो ये जो पोटेशियम है ये फ्लूइड के साथ बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हम इसको बचा के रख रहे हैं, उसको प्रिवेंट करके रख रहे हैं उसके लॉस को। ठीक है, ड्रग है इसमें स्पाइनोलेक्टोन, तो स्पाइनोलेक्टोन है सम हार्मोनल साइड इफेक्ट। अब स्पाइनोलेक्टोन कुछ हार्मोनल साइड इफेक्ट होते हैं जैसे गायनेकोमेस्टिशिया, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी क्रिएट होती है, इसलिए इसको हम फेवर नहीं करते। इसकी जगह पे एक नई ड्रग आई है जिसको हम बोलते हैं एप्लिडोनॉन। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हो, ये कि न्यूअर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरकैलेमिया शुड बी वॉच ड्यूरिंग द पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। जब भी आप पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दे रहे हो हाइपरकैलेमिया को वॉच करते ही रहना होता है, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ द सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स की। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स के अंदर क्लोनिडीन और मिथाइलोपा दो ड्रग्स आती हैं, तो हम यहाँ डिस्कसिंग करने वाले हैं क्लोनिडीन के बारे में। अब जो क्लोनिडीन होता है ये अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ओके, मतलब ये इसके साथ साथ काम करने वाला एगोनिस्ट है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर है ये, है ना, उसका एगोनिस्ट है। तो सबसे पहले अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है ब्रेन के रीजन में। नाउ क्लोनिडीन डिक्रीज द डिस्चार्ज इन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर। अब दो तरह के फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियनिक होता है और दूसरा पोस्ट गैंग्लियनिक होता है। तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर के अंदर ये डिस्चार्ज को रोक देता है इन द स्प्लेनिक नर्व, तो स्प्लेनिक नर्व में ये डिस्चार्ज को रोक देगा। एंड इन द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ऑफ द कार्डियक नर्व, कार्डियक नर्व के जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है उसमें भी इसको ब्लॉक कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्लोनिडीन ऑल्सो स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को भी ये बढ़ा सकता है। दस slowing of heart rate as a consequence of the increased vagal tone and diminished sympathetic drive। जो वेगस नर्व होती है यदि इसका जो एक्शन है यदि ये बढ़ जाता है, ओके, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वेगल टोन, राइट, तो क्या होगा, हार्ट रेट यहाँ स्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ द प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर दैट सप्रेस द रिलीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व लाइक नॉरएड्रेनालिन, एटीपी और न्यूरोपेप्टाइडेज। तो ये सब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होंगे, रिलीज ऑफ द पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व की पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर से रिलीज होते हैं तीनों ही। ओके, तो यहाँ पर ये जब अल्फा 2 एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, इनके रिलीज को सप्रेस कर देती है और हमें सप्रेस ही करना है, तभी हमें यहाँ पे ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्लोनिडीन डिक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड रिड्यूस इट्स सेक्रेशन इन द यूरिन। नॉरएड्रेनालिन कंसंट्रेशन को कम कर दिया और साथ में एक्सक्रीशन इन द यूरिन, इसका जो रूट है वो कहाँ से, यूरिन से। ओके, फिर हम बात करेंगे फार्माकाइनेटिक्स की। तो फार्माकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन वेल एब्जॉर्ब होता है ये बाय ओरल रूट, बायोलिटी 100% है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका 2 से 4 घंटे के आसपास रहता है। एक्सक्रीशन यूरिन में है। प्लाज्मा टी है 8 से 12 घंटे है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 से 24 घंटे है, मतलब इसका एक्शन आने में 6 से 24 घंटे लग सकता है। एडवर्स इफेक्ट, पहला है ड्राई माउथ एंड सेडेशन, मुंह का सूख जाना। सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऑल्सो में ऑफकोर्स, इसमें भी हो सकता है एसडी। मार्क्ड ब्रेडिकार्डिया इज ऑब्जर्व्ड, अब जो ब्रेडिकार्डिया है ये भी यहाँ पे मार्क्ड है, मतलब हो सकता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर क्लोनिडीन का थेरेपी चल रहा होता है तो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलने वाली डर्मेटाइटिस हो सकती है। ठीक, नाउ यूजेस, एंटी हाइपरटेंसिव, ओपॉइड और एनाल्जेसिक एक्टिविटी यहाँ पर यूज की जाती है, राइट। तो गाइज ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था डायबिटीज का, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का और सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।